हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। तो आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के हम इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के जो यूनिट 2 है प्रोटीन्स, उसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें कि हमने शुरू के कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया था, एमसीक्यूज थे वो भी, और अभी ये पार्ट 2 है जिसमें कि अब हम फिर से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 भी जरूर देखें, उससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में गोलाकार प्रोटीन कौन सा है? हमें बताना है गोलाकार प्रोटीन कौन सा है। कैरेटिन है, रेशेदार प्रोटीन है, मायोसिन है, इंसुलिन है, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले गोलाकार प्रोटीन, यानी कि हम इसे इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? स्फेरो प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्फेरो प्रोटीन बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। ठीक है, अब इस नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो हमें पिछले वीडियो था उसमें क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि स्फेरो प्रोटीन किसे बोलते हैं। तो स्फेरो प्रोटीन हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन को। किसे बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं स्फेरो प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन को बोलते हैं हम स्फेरो प्रोटीन। तो हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है कि इनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है। हमसे क्या बोला गया था? गोलाकार प्रोटीन बताना है। अब गोलाकार प्रोटीन को बोलते हैं स्फेरो प्रोटीन, और स्फेरो प्रोटीन किसे बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन को बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कैरेटिन, मायोसिन, रेशेदार प्रोटीन या फिर इंसुलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। तो इंसुलिन को जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं उसके बीटा सेल्स बनाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? चक्रीय डायमाइड, ए व बी दोनों, या फिर कुछ नहीं। तो अगर हम अल्फा अमीनो एसिड्स को हम हीट करते हैं तो हमें एक साइक्लिक डायमाइड मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लिक यानी कि चक्रीय डायमाइड मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय डायमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा? यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है NH2CH2 CH2 CH2 COOH की, और इसे हीट किया गया है। यानी कि मैं रिएक्शन को यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ। ये दिया हुआ है NH2, फिर दिया हुआ है CH2, फिर CH2, यहाँ पे 3 CH2 ग्रुप है, फिर से CH2 और फिर COOH। अब बोला गया है अगर हम इसे हीट करेंगे, इसे क्या करेंगे? हीट। ट्रायंगल का साइन क्या है? ये है हीट का। किसका है? हीट का। तो हमें क्या मिलेगा? तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन जब हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे N, ये ट्रायंगल मतलब ये पेंटोज का साइन होता है, यहाँ पे NH होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो ये इसको हीट करने पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब ऑप्शंस को देखेंगे। लैक्टम यानी साइकिल, नॉन साइक्लिक कंपाउंड, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें दिख रहा है कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टम या फिर साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाबा का पूरा नाम क्या है? ये जो पाबा लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो क्या दिया हुआ है? पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल, पैरा अम्ल बेंजोइक अम्ल, पैरा अमीनो बेंजोइक एसीटेट, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है इस पाबा का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल, या फिर हम और बोल सकते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से कौन अमीनो अम्ल डी और एल रूप में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड डी और एल रूप में नहीं पाया जाता है। तो अभी सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि डी और एल अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो जो डी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें कि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हों। ठीक है, जिनमें कि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हों, इन्हें बोलते हैं अमीनो एसिड। तो डी अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें कि ये जो NH2 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये प्रेजेंट होता है राइट साइड पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड पे, तो वो होता है डी अमीनो एसिड। ठीक, अब अगला है एल अमीनो एसिड। अगला क्या है, अब मुझे पता, अब लगता है कि अब तक बच्चों को आंसर मिल गया होगा कि अगर डी अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप राइट साइड में है तो एल अमीनो एसिड में कहाँ पे होगा, एल अमीनो एसिड में ये जो NH2 ग्रुप होगा ये होगा लेफ्ट साइड पे। ये कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। ये कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। ये कहाँ पे होगा अमीनो ग्रुप, लेफ्ट साइड पे होगा। समझ में आया सबको। तो डी अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप राइट साइड पे होता है और एल अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता है। तो अब पूछा गया है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड डी और एल फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए एलेनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल या ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है, अच्छा मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, शायद आंसर बच्चों को पता चल जाए। जिस भी एसिड में कायरल कार्बन नहीं होगा, कायरल कार्बन क्या होता है पहले ये क्वेश्चन है। तो कायरल कार्बन वो होते हैं, वो कार्बन जो अपने चारों वैलेंसीज को अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई करता है, उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो जिस भी अमाइनो एसिड में उसके कार्बन का कायरल कार्बन नहीं होगा, वो अमाइनो एसिड जो होगा वो डी और एल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, COOH होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन पे इधर भी H होता है, इधर भी H होता है और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है। इसमें दो वैलेंसीज H से ही सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से ये एक कायरल कार्बन नहीं है और ये डी और एल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ज्वेटर आयन है। हमसे पूछा गया है ज्वेटर आयन क्या है। एक अम्लीय गुण है यानी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, या फिर क्षारीय गुण है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, उपरोक्त दोनों एसिड और बेसिड दोनों है, बेसिक दोनों है, या उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। तो ज्वेटर आयन क्या होता है, जैसे कि ये एक कार्बन है, ठीक है, ये ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर ही बनाने वाली हूँ मैं वापस से। ठीक, अब देखेंगे एक कार्बन है, इधर इस पे H है और इधर भी H है। अब नेक्स्ट इधर क्या है, COOH। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, H2 और N। ठीक है, ये है, ये एक अमीनो एसिड है, स्पेसिफिकली ये ग्लाइसिन है। अब इसके एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक से क्या होगा, यहाँ वाला ये जो H होगा ये रिलीज हो जाएगा और इस पे COO माइनस हो जाएगा, यानी कि ये H रिलीज हो जाएगा, तो इसे अब मैं हटा दूंगी। ठीक, ये H हमने कर दिया रिलीज। ठीक, यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे N पे लोन पेयर होते हैं, उन लोन पेयर की हेल्प से क्या करेगा, ये उस H को गेन कर लेगा। H को गेन करेगा तो यहाँ पे कितने H हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब और क्या होने वाला है, लोन पेयर इसने यूज कर लिए हैं तो N पे आ जाएगा प्लस का साइन। N पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन होता है। ठीक, अब ये यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, ये आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, दिख रहा है, इसमें प्लस और माइनस दोनों है। पर क्या होता है, ये जो ज्वेटर आयन होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
सिर्फ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को कहते हैं, इनका इफेक्ट जो होता है नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गामा अमीनो एसिड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर गामा अमीनो एसिड को हम गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम गर्म करते हैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। गामा अमीनो एसिड में क्या मिलेगा ये पूछा गया है। लैक्टोन मिलेगा, लैक्टेम मिलेगा, डायमाइड मिलेगा या कोई नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर से अल्फा अमीनो के एसिड के जैसा होने वाला है। जब गामा अमीनो एसिड को भी हम हीट करते हैं तो वो भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसे बोलते हैं हम लैक्टम या फिर साइकिल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमीनो अम्ल में असमित कार्बन परमाणु नहीं होता है? ठीक है, अभी जस्ट इससे एक दो क्वेश्चन पहले हमने देखा है, ये बताया था ना मैंने, असमित कार्बन मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, कौन से अमीनो एसिड में कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन नहीं होता है, यानी कि जो अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शंस क्या है? हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, अल्फा एलिनिन और थ्रियोनिन। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको भी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हमने इस स्ट्रक्चर में देख लिया था। अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इसमें देखा था हमने कि डी और एल भी नहीं बनाता है वो जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। इसका आंसर क्या निकला था? ग्लाइसिन निकला था। ठीक, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये बना है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें क्या दिख रहा है? असममित कार्बन हमसे पूछा गया था, जिसमें नहीं होते हैं, यानी कि जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, यानी वो अपनी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अभी क्या दिख रहा है ग्लाइसिन में हमें? यहाँ पे ये दो वैलेंसी अपनी H से सेटिस्फाई कर रहा है। अपनी दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर रहा है? H से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो ग्लाइसिन होता है उसमें कायरल कार्बन या फिर असममित कार्बन नहीं होता है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में नहीं होता है, ग्लाइसिन अपनी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मिलन अभिक्रिया किसके लिए प्रयुक्त होती है? हमसे क्या पूछा गया है, जो मिलन रिएक्शन होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है टायरोसिन, एलेनिन, वैलीन या फिर उपरोक्त सभी। तो मिलन रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। जो मिलन टेस्ट होता है वो टायरोसिन कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कि क्या होता है? टायरोसिन होता है। क्या होता है? टायरोसिन होता है। उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए हम मिलन टेस्ट का यूज करते हैं, मिलन रिएक्शन का यूज करते हैं। समझ में आ गया? आंसर होगा इसका टायरोसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अमीनो एसिड का निर्माण किया जाता है। अमीनो एसिड का निर्माण किससे किया जाता है? गैब्रियल संश्लेषण से, स्ट्रेकर संश्लेषण से, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ठीक है, क्या होगा? ए व बी दोनों। अब हम जरा दोनों रिएक्शन को एक एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो एक रिएक्शन क्या है? गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक, अब हमें देखना है गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होता है। रेड कलर यूज कर रहे हैं। ठीक,
गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होता है, ये एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड O, फिर ये कार्बन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होते हैं फिर आपस बाद में, यहाँ पे एक N और H से, ठीक दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये कलर कम विजिबल होगा, मैं अब येलो कलर का, वाइट कलर का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। इसको इरेज करके फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक इस तरह का कंपाउंड होता है, ठीक। अब उसके बाद इसकी हम रिएक्शन करेंगे KOH से, ठीक है। किससे करेंगे, KOH से। यहाँ पे N नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट होगा एनाइन कैटाइन वाला, तो यानी यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे ये H की जगह पे क्या आ जाएगा, N और K, इसमें K पॉजिटिव, N नेगेटिव, ये कंपाउंड आ गया, समझ में आया। ये यहाँ पे OH नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है और N नेगेटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पानी निकाल देंगे और यहाँ पे N और K आ जाएगा। अब अगला देखो, इसकी रिएक्शन किससे करेंगे अब हम, इसकी रिएक्शन अब हम करेंगे R और X से। किससे करेंगे, RX से करेंगे। RX में X नेगेटिव, R पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होने वाला है, K और X प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ पे निकलने वाला है K और X, क्या निकलेगा, KX निकलेगा और यहाँ पे ये N और R रिएक्ट करेंगे, तो अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा N और R, इसमें कि R पॉजिटिव, N नेगेटिव। अब ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अब हम रिएक्ट कराएंगे NaOH से, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अभी तक देखिए सब कैटायन एनायन का खेल चल रहा है और हमने नया कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे डिवीज़न जो होगा ये, ठीक है, यहाँ पे NaO एक तरफ आ जाएगा और ये क्या, NaO एक तरफ हो जाएगा नेगेटिव और H हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा, रुकिए, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक। ये बनाएंगे ONA, Na पॉजिटिव दोनों में, O नेगेटिव, और इसके साथ जो एक और कंपाउंड निकलने वाला है वो हो जाएगा RNH2, और ये क्या होता है, 1 डिग्री एमाइन। अब ये R में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर ये R में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमाइनो एसिड। अगर इस R में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड। यानी कि देख लिया, गैब्रायल सिंथेसिस से हम अमाइनो एसिड कैसे बना सकते हैं, ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे स्ट्रेकर्स रिएक्शन, स्ट्रेकर सिंथेसिस था ना, तो हम स्ट्रेकर सिंथेसिस भी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, एक सेकेंड,
स्टेकस सिंथेसिस ऑफ La9। अच्छा, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसका देख रहे हैं? La9 का देख रहे हैं। स्टेकस सिंथेसिस हम किसका देख रहे हैं? La9 का देख रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखेंगे इसकी भी। ठीक है, तो अब हम स्टेकस सिंथेसिस देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? इथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे? इथेनॉल लेंगे। ये क्या है हमारा? ये है इथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NH3 से कराएंगे, और KCN ले सकते हैं या फिर NaCN ले सकते हैं। ठीक है, KCN भी ले सकते हैं या फिर NaCN ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे CH बनेगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा CH3, और यहाँ पे होगा नाइट्राइल ग्रुप। क्या होगा? नाइट्राइल ग्रुप। ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ गया है, यहाँ पे नाइट्राइल है, यहाँ पे CH3 है। अब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में हम इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक, तो नाइट्राइल ग्रुप का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। अगर हम नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और ये क्या है हमारा? ये है La9 या एलेनीन। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि स्टेकस सिंथेसिस से भी हम कैसे अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इसमें से हम अमाइनो एसिड किससे करते हैं? तो गैब्राइल से भी बनता है, स्टेकर से भी बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, A व B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा अमाइनो अम्ल गर्म करने पर क्रोटोनिक अम्ल देता है? कौन से अमाइनो एसिड को हम हीट करेंगे तो हमें क्रोटोनिक एसिड मिलेगा? अच्छा, क्रोटोनिक एसिड क्या होता है? क्रोटोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O2। क्या होता है क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला? C4H6 और O2। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? और ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड ये होता है। ठीक, अब हमसे पूछा गया कौन से अमाइनो एसिड को हम गर्म करेंगे तो हमें ये क्रोटोनिक एसिड मिलेगा, अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल। तो हम कौन से को गर्म करेंगे? हम करेंगे बीटा अमाइनो एसिड को। तो जब हम बीटा अमाइनो एसिड को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रोटोनिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गेहूं में कौन सा अमाइनो एसिड उपस्थित होता है? गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? एलेनिन, ग्लाइसिन, लाइमिन या सीरीन। तो हमसे पूछा गया है गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूं में जो प्रेजेंट होता है वो होता है ये लाइसिन होगा यहाँ पे। और सही आंसर क्या होगा? लाइसिन। क्या होगा? लाइसिन। गेहूं में कौन सा प्रेजेंट होता है? लाइसिन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है? नीचे दी गई अभिक्रिया में x व y को पहचानिए। ये जो रिएक्शन दी हुई है हमें इसमें x व y को बताना है। वो रिएक्शन को हम जरा कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। रिएक्शन क्या है? NH2CH2 यानी ये ग्लाइसिन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? ग्लाइसिन है। तो क्या दिया हुआ है? NH2CH2COOH ये दिया हुआ है। और क्या था? प्लस X प्लस KOH क्या दिया हुआ है? प्लस X प्लस KOH। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट साइड में Y दिया हुआ है KCl प्लस H2O, Y
KCl प्लस H2O। प्रोडक्ट क्या है? Y प्लस KCl प्लस H2O। हमें ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है कि ये x और y क्या है। तो अगर समझ में आ रहा हो कुछ बच्चों को तो मैं क्या कहूँगी, ये रिएक्शन कौन सी है? इस पर रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। अच्छा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आइसोसाइनाइड। तो अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइसिन दिया हुआ है तो सबसे पहले ग्लाइसिन को ही लिख लेंगे। उसके बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन में यहाँ पे तो जो रिएक्टेंट होता है ये होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, अब मैं बता दिया है कि रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो यानी यहाँ पे ये H2 की जगह पे C आने वाला है। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन? यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा मैं अलग अलग से लिख देती हूँ। यहाँ पे CN, ठीक है, CH2 COOH। तो यहाँ पे ये NC जुड़ता है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स क्या है? KCl प्लस H2O, ये हो गए। समझ में आया? तो X क्या है? CHCl3, Y क्या है? ये वाला आइसोसाइनाइड है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे अपने। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? CHCl3 भी दिखा है और हमें COOH, CH2 और NC दिया हुआ है। यहाँ पे X में प्रोडक्ट दिया हुआ है, Y में CHCl3 दिया हुआ है, A व B दोनों या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, X है CHCl3 और Y एक आइसोसाइनाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निनहाइड्रिन परीक्षण देता है? प्रोटीन, वसा, तेल या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमसे पूछा गया है कौन सा निनहाइड्रिन टेस्ट देता है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है? निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है हमारा अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब उसके बाद इसमें प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है, एक पर्पल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? पर्पल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक, इस पर्पल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम रूमेंस पर्पल। इसे क्या बोलते हैं? रूमेंस पर्पल। क्या बोलते हैं? रूमेंस पर्पल। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा। अब क्या देखा हमने? निनहाइड्रिन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो और अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बने होते हैं? प्रोटीन। क्या बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेचुरल प्रोटीन में अमीनो अम्ल की कुल संख्या होती है। यहाँ पे क्या होगा? कुल। ठीक है, कोई एक नेचुरल प्रोटीन है, उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, उसमें अमीनो एसिड्स की क्या संख्या होगी? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 20, 50, 10, 40। इसका सही आंसर है नेचुरल प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पेप्टाइड बंध को प्रदर्शित करता है? हमें क्या पूछा गया है? निम्न में से क्या पेप्टाइड बॉन्ड बताता है? ये क्या है? COOH, OH, CONH, COOR। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा बॉन्ड क्या है, बाकी मैं दिखाऊंगी पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो ये है, ये COOH कौन सा होता है? ये है कार्बोक्सिलिक बॉन्ड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, तो ये होता है
कार्बोक्सिलिक बॉन्ड। ठीक है, मार्करिंग थोड़ा सा पतली कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है OH। अब OH किसके लिए होता है? ये अल्कोहल के लिए होता है। OH किसको डिनोट करता है? OH होता है अल्कोहलिक ग्रुप। OH क्या होता है? अल्कोहलिक। ये जो COOR होता है ये होता है एस्टर। ये क्या होता है? एस्टर। यहाँ पे जो CONH है यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, CONH। अब देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। इसमें हम 2 अमीनो एसिड लेंगे जिसमें से पहले वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा और दूसरे वाले का अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा। देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है। ये क्या है? अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। बता देती हूँ मैं। अब मैं दूसरा भी ग्लाइसिन लेने वाली हूँ, उसका अमाइनो पार्ट रिएक्ट करेगा तो उसको मैं अमाइनो पार्ट को इस तरह से लिखूंगी। H और NH में ब्रेक करके लिखा है मैंने। ठीक है, H और NH में ब्रेक करके लिखा है। और यहाँ पे फिर से वापस से वही हो जाएंगे, CH2 COOH। ठीक है, अब ये 2 अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे। पहले वाले का मैंने क्या बोला था? कार्बोक्सिलिक पार्ट रिएक्ट करेगा, दूसरे वाले का अमाइनो पार्ट रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन। क्या करेंगे? रिएक्शन। कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें से ये OH और H मिलके क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को क्या है? एलिमिनेट करेंगे। ठीक, अब देखो बॉन्ड कैसे बन जाएंगे। यहाँ पे ये H2N ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे ही रहेगा और नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा। इधर से ये OH गया पानी निकल गया। ठीक है, यहाँ से H गया, इसका सिंगल बॉन्ड फ्री, इसका सिंगल बॉन्ड फ्री, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा NH। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH2 और COOH। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे जो ये वाला बना है बॉन्ड CONH, यही तो पढ़ा हमने, यही तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ऑप्शन तो देख लिया था हमने, यही है क्या? ये है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पूरा एक मॉलिक्यूल क्या है? ये एक डाइपेप्टाइड है। क्या है? डाइपेप्टाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है प्रोटीन को सर्वथा उपयुक्त रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, पॉलीथीन कह सकते हैं, पॉलीएस्टर कह सकते हैं, पॉलीयूरेथेन कह सकते हैं। तो देखो अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनते हैं? पेप्टाइड बनते हैं। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, इस तरह से बनते हैं। हम क्या बोल सकते हैं उन्हें? पॉलीपेप्टाइड। यानी अमाइनो एसिड से क्या बने? पॉलीपेप्टाइड बने। अब पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेंगे? बनेंगे प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे। तो हम प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमिनो अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। एक कार्बन जिसमें कि COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। एक कार्बन नहीं, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, अमाइनो ग्रुप भी हो, उसे बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? NH2COOH, RCOOR, या फिर COCl, और या फिर कीटोनिक ग्रुप, और या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बताना है अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अमीनो एसिड में होते हैं हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक, एक होता है NH2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, NH2 व कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोटीन जो रक्त धाराओं में ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है, पेप्सिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि ब्लड में कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है ना, वो होती है एक प्रोटीन, ठीक है। वो एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो हमसे पूछा गया वो कौन सी प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। वो पेप्सिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है, इंसुलिन होती है या फिर एल्ब्यूमिन होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन में वह क्रम जिसमें अमीनो एसिड व्यवस्थित रहते हैं कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीयक संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर यानी तृतीयक संरचना। इस तरह से होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक। तो प्रोटीन की ऐसी संरचना या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस संरचना को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो उसे हम प्राथमिक संरचना बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, तृतीयक संरचना बोलते हैं या फिर कोई नहीं। तो ऐसी संरचना जिसमें कि हमारे जो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक संरचना। क्या बोलते हैं, प्राथमिक संरचना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ आयन ज्यूटर आयन होते हैं। उभयनिष्ठ आयन क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। अब मैंने आपको ज्यूटर आयन बना के दिखाया था ना, तो हमसे क्या पूछा गया है, ज्यूटर आयन होते हैं मतलब किस में होते हैं, लिपिड में होते हैं, अमाइनो अम्ल में होते हैं, वसा में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। तो मुझे लगता है इसे बताने की जरूरत है। हमने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ किया था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा वो नहीं मिल रहा है वो क्वेश्चन, मैं फिर से बना देती हूँ। एक कार्बन जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो और अमाइनो ग्रुप भी हो, उसे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। अपने एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये H रिलीज कर देता है और माइनस साइन आ जाता है, ठीक। यहाँ पे ये H को गेन कर लेता है, NH3 हो जाता है और इस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ये होता है एक ज्यूटर आयन। यहाँ पे ये H हट जाएगा, ठीक है, ये H रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ गया। पर क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है पर ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक। तो अब हमसे पूछा गया है ज्यूटर आयन किस में होते हैं, लिपिड में, वसा यानी फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, अमीनो एसिड में। तो हमें साफ दिख रहा है ये किस में होते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बिंदु जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम अगर किसी अमीनो एसिड से लाइट को फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु, क्रांतिक बिंदु, आयनन बिंदु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम बोलते हैं समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो किसी भी साइड
डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्न अमीनो अम्ल के लिए सत्य कथन है। हमें बताना है अमीनो एसिड के लिए इनमें से कौन सी बात सही है, मतलब उनके कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, हमें बताना है। क्या ये ज्वलनशील होते हैं, ज्वलनशील मतलब क्या ये जल सकते हैं। इसके अलावा प्रकाशित समयावयवता प्रदर्शित करते हैं, सुगंधित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि अमीनो एसिड के लिए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्रकाशित समावयवता का, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी ये क्या परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इनकी जो इमेज होगी वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी, मतलब ये मिरर इमेज होंगे, कभी एक के ऊपर एक एज इट इज ओवरलैप नहीं करेगी, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके बारे में सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रोटीन पार्ट का, इसके बाद हम इसी में डिस्कस करेंगे एंजाइम पार्ट को भी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अमीनो अम्ल निम्न की इकाई है। हमें पूछा गया है अमीनो एसिड किसकी यूनिट है, तो पॉलीएस्टर की है, प्रोटीन की है, एल्केलॉइड की, या फिर पॉलीथीन की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया अभी हमारे लिए कि अमीनो एसिड किसकी यूनिट है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की। तो अमीनो एसिड किसकी बेसिक यूनिट्स हैं, प्रोटीन की बेसिक यूनिट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के क्वेश्चंस, किसके, एंजाइम्स के। तो ये आ गया हमारे पास टॉपिक, एंजाइम आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है, एंजाइम है, यानी एंजाइम इनमें से क्या है, एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम खनिज है, एंजाइम तेल है, या फिर वसीय अम्ल है। तो मैं बता देती हूँ, सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सभी प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन जो वाटर, एसिड, बेस, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, घुल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब एंजाइम्स के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी वजह से हम इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। हमसे क्या पूछा गया है, स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो पूछा गया है कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन करता है, एपो एंजाइम करता है, लाइपेज करता है, या कोई नहीं। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा होता है, लाइपेज। यानी लाइपेज की प्रेजेंस में हमारा जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, सहकारकों यानी कोफैक्टर में नहीं पाए जाने वाले अक्रियाशील एंजाइम कहलाते हैं। यानी कि जो कोफैक्टर्स होते हैं उनमें जो अक्रियाशील यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर में जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया है इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, एंजाइम अवरोधक, या सह एंजाइम। ठीक है, एंजाइम अवरोधक को क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर। सह एंजाइम को बोलते हैं को एंजाइम। तो हमसे पूछा गया है जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम होते हैं जो वो हमारे कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं।
अगर इनसे रिएक्ट करवाना है, इन्हें रिएक्ट करना है, तो उसके लिए इन्हें कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए इन्हें रिएक्ट करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, तब ये रिएक्ट कर पाते हैं। तो यानी कि एपो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है होलो एंजाइम निम्न से मिलकर बनते हैं। हमसे पूछा गया है होलो एंजाइम किसका मिक्सचर है, तो किसका किसका, सह एंजाइम तथा प्रोस्थेटिक समूह का, एपो एंजाइम तथा जाइमोजन का, एपो एंजाइम सह एंजाइम का, या फिर प्रोस्थेटिक समूह और सहकारक का। ठीक है, तो जो होलो एंजाइम्स होते हैं हमारे, ये फंक्शनल एंजाइम होते हैं, यानी ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये कैटालिटिकली एक्टिव भी होते हैं, यानी ये रिएक्ट करते हैं, और ये कंप्लीट होते हैं। तो ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये कोफैक्टर यानी कि जो रिएक्ट करते हैं, और एपो एंजाइम जो कि इनएक्टिव होते हैं। तो जो इनएक्टिव होते हैं, जब हम उनमें कोफैक्टर यानी कि एक्टिव एंजाइम्स को मिला देते हैं, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एपो एंजाइम तथा सह एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइसोजाइम के लिए टर्नओवर संख्या होती है, तो लाइसोजाइम के लिए हमें क्या बताना है, टर्नओवर संख्या बतानी है। टर्नओवर संख्या क्या होती है, टर्नओवर संख्या को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है, वी मैक्स होती है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, वी मैक्स, और इसके अपॉन में क्या होता है, ई टी होता है। क्या होता है, ई टी होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है टर्नओवर संख्या। वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन रेट। वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन रेट होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, ई टी। तो ये ई टी क्या होता है, ये गिवन एंजाइम कंसेंट्रेशन होता है। क्या होता है, गिवन एंजाइम कंसेंट्रेशन होता है। क्या होता है, गिवन एंजाइम कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो हम टर्नओवर संख्या को इस तरह से निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। हमसे पूछा गया है लाइसोजाइम के लिए क्या होती है, 40 होती, 50 होती, 60 होती या फिर 30 होती है। तो लाइसोजाइम के लिए इस संख्या का नंबर क्या होता है, 30 होता है। क्या होता है, 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एंजाइम क्रियाविधि को कितने प्रकार से बांटा गया है, यानी कि एंजाइम रिएक्ट करते हैं, तो एंजाइम का मैकेनिज्म कितने तरह से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से, 1 से, 6 से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2। तो एंजाइम क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, प्रेरित आसंजन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। हमसे पूछा गया है जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसे किसने दिया है। ठीक है, तो इसका सही इसके ऑप्शंस क्या है, फिशर है, डी कोस्टलैंड है, लुइस है, या फिर पियर्सन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया है, डैनियल कोस्टलैंड ने दिया है। किसने दिया है, डैनियल कोस्टलैंड ने दिया है। ठीक है, कब दिया था, इन 1958। कब दिया था, 1958 में दिया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कब दिया था, डैनियल कोस्टलैंड ने दिया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अभिक्रिया है। कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स के बाद वो रिजल्ट में प्रोडक्ट भी बनाएगा, तो उसके लिए क्या रिएक्शन होगी। एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी रिएक्शन क्या होगी। जैसे A प्लस बी मिलके AP बन जाएगा, क्या 2 रिएक्टर मिलकर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे, या फिर E प्लस S मिलके, अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहा है तो कोई सबस्ट्रेट मिल जाएगा, या फिर E प्लस S मिलके एक सबस्ट्रेट बनाएंगे। ये यहाँ पे रिवर्सिबल के साइन होंगे सारे, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। ये होगा E प्लस S, यहाँ पे ये साइन होते हैं रिवर्सिबल के, और S यहाँ पे होगा E
प्लस एस, रिवर्सिबल का साइन एस, और ये एस बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ठीक है, अब हमसे क्या बताया गया है कि ए प्लस पी मिलके कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे ए पी, या फिर ई प्लस एस मिलके कोई एक सबस्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है, या फिर ई प्लस एस मिलके एक सबस्ट्रेट बनाएंगे और वो सबस्ट्रेट फर्दर प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर ए प्लस बी मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी एंजाइम किस सबस्ट्रेट से मिलता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्योंकि वो सबस्ट्रेट फिर से एक ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये वाला क्या बनता है सबस्ट्रेट? ये होता है एक कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले एक कॉम्प्लेक्स को बनाया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स फिर से इसमें भी ब्रेक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल का साइन है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, बाद में फर्दर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन पता चल गई होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ई प्लस एस, रिवर्सिबल रिएक्शन एस टू प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रति मिनट सबस्ट्रेट अणुओं में परिवर्तन को कहते हैं। अगर हर मिनट किसी अणु के सबस्ट्रेट में चेंजेस आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर, मैजिक नंबर, टर्नओवर नंबर या बाइनरी नंबर। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? टर्नओवर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टर्नओवर। टर्नओवर नंबर क्या होता है? रेट जिसपे कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है, उसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर हमने अभी एक देख लिया किस फॉर्मूले से निकालते हैं? मैक्सिमम रिएक्शन रेट अपॉन गिवन एंजाइम कंसेंट्रेशन से हम निकालते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टर्नओवर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए सक्रियण ऊर्जा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बतानी है किलो कैलोरी पर मोल में। तो क्या ये 18 किलो कैलोरी पर मोल है, 16 किलो कैलोरी पर मोल है, 24 किलो कैलोरी पर मोल है, या फिर 204 किलो कैलोरी पर मोल है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंजाइम का सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्थान जिस पर उत्प्रेरक होता है कहलाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? देखो, एंजाइम का ऐसा रीजन, देखो ये एक एंजाइम होगा, उसका एक रीजन होगा। ठीक है, उसका वो रीजन, अब पर्टिकुलर रीजन बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ अभी कि एंजाइम का रीजन जहाँ पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, कौन सा मॉलिक्यूल? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है और आगे फर्दर रिएक्शन करता है। ठीक है, और फिर किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। उस साइट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक एंजाइम का वो रीजन जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है और वो फिर केमिकल रिएक्शन देता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, होल बोलते हैं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्टिव साइट। नाम से पता चल रहा है जो एक्टिव हो, जहाँ पे काम चल रहा हो, जहाँ पे रिएक्शन होगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्टिव साइट। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? अभी हमसे क्या पूछा गया था इससे पहले?
इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? डी कोस्टलैंड, यानी डैनियल कोस्टलैंड। उनका पूरा नाम क्या है? डैनियल कोस्टलैंड। उन्होंने कब दिया था इंड्यूस फिट मॉडल? 1958 में दिया था। अब हमसे क्या पूछा गया है? लॉक एंड की मॉडल। तो किसने दिया है? डी ब्रॉगली ने, एमिल फिशर ने, स्क्रोडिंगर ने, या फिर डैनियल कोस्टलैंड यानी डी कोस्टलैंड। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल डैनियल कोस्टलैंड का था। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल हमें दिया था एमिल फिशर ने। किसने दिया है? एमिल फिशर ने दिया है। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया है? एमिल फिशर ने दिया है। इन्होंने कब दिया था? 1899 में दिया था। कब दिया था? 1899 में दिया था। तो लॉक एंड की मॉडल किसने दिया है? एमिल फिशर ने 1899 में। इंड्यूस फिट मॉडल दिया है डी कोस्टलैंड ने 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा क्या है? माइकलिस मेंटेन समीकरण। माइकलिस मेंटेन की इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू K2 ET इक्वल टू V0 इक्वल टू V मल्टीप्लाई S अपॉन Km प्लस S। नेक्स्ट है माइनस Km इक्वल K2 प्लस K3 अपॉन K1, 1 अपॉन V इक्वल टू Km डिवाइड बाई V मैक्स X मल्टीप्लाई 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन V मैक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हमें माइकल मेंटेन की इक्वेशन बतानी है। तो माइकल मेंटेन की इक्वेशन कौन सी है? मैं लिख देती हूँ माइकल्स इक्वेशन। क्या बताना है हमें? माइकल इक्वेशन बतानी है। तो माइकल इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू V S अपॉन यहाँ पे Km प्लस S। ठीक है, यहाँ पे ये V होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो V होता है, ये होता है मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय सिस्टम। ये क्या होता है? मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय सिस्टम। ठीक है, ये जो S होता है, ये S होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये S क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ध्यान देंगे। ये होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये जो Km होता है, ये Km होता है माइकल कांस्टेंट। ये Km क्या होता है? माइकल कांस्टेंट। क्या होता है? माइकल कांस्टेंट। ये Km क्या होता है? माइकल कांस्टेंट। ये होती है माइकल इक्वेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समूहों को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ले जाने वाले छोटे अणुओं को कहते हैं। तो हमें क्या बताना है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होता है या फिर सबस्ट्रेट होता है, उसे एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ले जाना, तो ये काम कौन करता है? तो कोपॉलीमर्स करते हैं, को एंजाइम करते हैं, को फैक्टर करते हैं, या फिर कोई नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जो मॉलिक्यूल्स को किसी रिएक्शन में एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं को एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? को एंजाइम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, को एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम शब्द किसने दिया? अब हमसे क्या पूछा गया है कि एंजाइम वर्ड किसने दिया। इसी से एक क्वेश्चन आ गया है, हमारा प्रोटीन वर्ड है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया किसने? सबसे पहले बताया था हमारे जेरार्डस जॉनेस मोल्डन ने।
मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, मैं मोल्डर लिख दे रही हूँ, जेरार्डस जॉनस मोल्डर। तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जो बताया था उन्होंने, तो जेरार्डस जॉनस मोल्डर ने। प्रोटीन का नाम किसने दिया कि इसको हम प्रोटीन कहेंगे? ठीक है, डिस्कवरी होगी, हाँ ये चीज़ होती है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये प्रोटीन होता है, लेकिन इसको नाम किसने दिया प्रोटीन होता है? तो वो नाम दिया था जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने। किसने? जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने। अब उसी तरह का क्वेश्चन है कि एंजाइम को एंजाइम कहेंगे, ये नाम किसने दिया? तो किसने दिया? लिंडा बगबॉर्न ने, सैंटियागो रेमोनी काजाल ने, रैचले कार्सन ने, या फिर फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंजाइम नाम दिया था फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने ने। ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने ने। ये प्रोटीन का भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया में एंजाइम क्रिया के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने दी? तो हमसे क्या पूछा गया है? अभिक्रिया में एंजाइम क्रिया के एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स की अवधारणा। ठीक है, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें एंजाइम रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस बारे में ये मतलब जो अवधारणा थी, ये जो रिएक्शन का टाइप था, ये किसने दिया था? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? चार्ल्स एडोल्फ वर्टोज, या फिर लिंडा बलबॉर्न, सैंटियागो रेमोनी काजाल, या फिर फ्रेडरिक ने। तो इसका सही, ये एंजाइम के बारे में, ये रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, तो ये सब बताया था हमें। यानी हमसे यही सीधे बोला रहा है कि जैसे प्रोटीन को बताया किसने था? मोल्डर ने बताया, पर नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने। तो यही है कि एंजाइम के बारे में बताया किसने था? तो बताया था चार्ल्स एडोल्फ वर्टोज ने। और एंजाइम को नाम किसने दिया था? तो एंजाइम को नाम हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एंजाइम को नाम किसने दिया था? कूने ने दिया था। एंजाइम को नाम किसने दिया था? कूने ने दिया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किसके बहुलक हैं? यानी एंजाइम किसके पॉलीमर हैं? किसके हैं? लाइपेज के, सह एंजाइम के, टाइलिन के, या फिर सभी के? तो एंजाइम किसके पॉलीमर हैं, ये पूछा गया है। तो एंजाइम किसके पॉलीमर हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। तो एंजाइम किसके पॉलीमर हैं? टाइलिन के। किसके हैं? टाइलिन के। ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारी ये जो क्वेश्चंस की सीरीज थी कंप्लीट होती है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया है प्रोटीन्स का ही, उसको ज़रूर देखेंगे। और अब ये था हमारा पार्ट 2। ये क्या था हमारा? पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लीज़ दोनों ही देखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन में। इसके साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 3rd यूनिट के साथ मिलेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।